अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आयदा 610। आयदा 610 स्टार्ट करने से पहले हमें एक हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनका ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी कंपनी हो उसमें सबसे ऊपर बोर्ड डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं जिनका रोल होता है टू एक्ट एज ए एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे हायर लेवल पे होते हैं, उसके बाद बोर्ड की डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट को बेसिकली एक लीड कर रहा होता है उसका हेड, जो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, इस तरह हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स लगाए होते हैं एंटिटी ने, जिनकी बेसिस पे एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हुई होंगी, एक बंदा परचेज इनवॉइस को प्रिपेयर कर रहा होगा, एक बंदा अप्रूव कर रहा होगा, कोई एक बंदा है जो गुड्स डिस्पैच्ड नोट प्रिपेयर कर रहा होगा, दूसरा बंदा उसको रिव्यू करके साइन कर रहा होगा। तो ये एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें जो ऑथराइज काम होता है हर डिपार्टमेंट का वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो अगर ऑडिटर उन पर्सन से जाके पूछे कि क्या आपने ये जो काम परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द ईयर ये सही है या गलत है, तो इस सिचुएशन में जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि वो कंट्रोल परफॉर्म करने वाले लोग वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑडिटर के लिए रिलायबल नहीं होता, बिकॉज जो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वहाँ एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट एग्जिस्ट करता है, कोई भी बंदा अपने काम को गलत नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया कि विद इन दी एंटिटी कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो इंटरनली ऑडिट परफॉर्म करे, जिसकी इंडिपेंडेंस यानी कि जिसकी इंडिपेंडेंस पे एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाय कर सकता है, जिसके जवाब पे एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाय कर सकता हो। तो इस तरह से आयदा 610 की नींव आई। अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के दरमियान क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंसेस ये हैं कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स। इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक कमेटी होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है इंटरनल ऑडिटर, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर इज़ मोर इंडिपेंडेंट दैन दी इंटरनल ऑडिटर बिकॉज इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट होता है और इंटरनल ऑडिटर इज़ लेस इंडिपेंडेंट दैन दी एक्सटर्नल ऑडिटर। तो दो डिफरेंसेस हो गए, एक अपॉइंटमेंट का डिफरेंसेस हो गया, एक हो गया ये इंडिपेंडेंस का। फिर जो रिम्यूनेशन होती है और रिपोर्टिंग होती है इंटरनल ऑडिटर की, वो देख रहे होते हैं ऑडिट कमेटी वाले। ऑडिट कमेटी डिसाइड कर रही होती है उनकी रिम्यूनेशन कितनी होनी चाहिए और ये रिपोर्ट भी ऑडिट कमेटी को कर रहे होते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर और उनकी उसकी रिम्यूनरेशन भी शेयर होल्डर्स डिसाइड कर रहे होते हैं, और जो उनकी रिपोर्ट होती है वो भी एड्रेस की जाती है टू द शेयर होल्डर्स। तो ऐसा 610 के दो स्कोप हैं कि अगर ऑडिटर चाहता है, एक्सटर्नल ऑडिटर चाहता है कि वो अपने क्वांटम ऑफ वर्क को रिड्यूस करने के लिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ कर ले, तो इसके लिए ये स्कोप 1 है। या अगर एक्सटर्नल ऑडिटर चाहता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आकर यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर की टीम को ज्वाइन करें, एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, तो ये स्कोप 2 है। तो स्कोप 1 में इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन्वॉल्व है, स्कोप 2 में इंटरनल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व है। अब फर्दर स्कोप 1 के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव 1 के वेदर टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर का ऑडिट परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर, उस ईयर में जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने काम किया है कि क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस हम उसकी किस तरह से देखते हैं कि कहीं इसकी अपॉइंटमेंट कहीं सीएफओ से तो नहीं की हुई, क्योंकि जो हम ऑडिट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो प्रिपेयर करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अगर सीएफओ अपॉइंट कर रहा है इंटरनल ऑडिटर को
तो वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी ये इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करेगी। तो इंटरनल ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय द ऑडिट कमिटी, नॉट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया अपॉइंटमेंट, फिर उसकी रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड कर रहा है। अगर अपॉइंट ऑडिट कमेटी कर रही है तो सीएफओ को उसकी रिम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करनी चाहिए, ऑडिट कमेटी ही उसकी रिम्यूनरेशन डिसाइड करेगी, तभी वो इंडिपेंडेंट रहेगा। वो जितना भी वर्क परफॉर्म करता है उसका जो कंक्लूजन होता है, यानी कि उससे रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड वो रिपोर्ट करे ऑडिट कमेटी को, ना कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। तो इस तरह से कोई वो अगर सीएफओ को रिपोर्ट करेगा इंटरनल ऑडिटर, तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एरर या फ्रॉड एग्जिस्ट करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हो सकते ना पहुंच पाए। अच्छा, चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। कहीं इंटरनल ऑडिटर को एंटिटी ने ऐसे काम तो असाइन किए हुए जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट खुद ही बना रहा है और ख़ुद ही उसको चेक कर रहा है, तो वहाँ पे एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट एग्जिस्ट होता है। तो इस केस में ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर पांचवा पॉइंट ये है कि क्या उसकी कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप एग्जिस्ट करती है। जिस तरह के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो हमारी प्रोफेशनल बॉडी आई कैप है। इस तरह इंटरनल ऑडिटर की कोई प्रोफेशनल बॉडी है। जैसे हम अगर ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी आई कैप, हम उसका कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं। तो अगर इंटरनल ऑडिटर की कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप होगी तो वो एज ए मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशनल बॉडी, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होगी कि वो कुछ इथिक्स फॉलो करे ड्यूरिंग हिज वर्क। तो हम ये 5 पॉइंट की बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, तो नेक्स्ट लेवल आता है कि हम उसकी कॉम्पिटेंस को चेक करें। कॉम्पिटेंस हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जो काम करने वाले हैं उनकी हायर किस बेसिस पे की जाती है, हायरिंग क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ उनकी क्या हैं। जिस तरह ऑडिट फर्म्स में हायर करते हुए हमारी हायरिंग के वक्त हमारा एटीएस चेक किया जाता है, इस तरह इंटरनल ऑडिटर्स के भी कुछ हायरिंग क्राइटेरियाज होते हैं। क्या कोई वो क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ किसी बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो चाहे किसी भी फील्ड में की हो उसको वो हायर कर लेते हैं। तो हमें उनकी हायरिंग और ट्रेनिंग पॉलिसीज़ को चेक करना चाहिए। अगर एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में कुछ लोग आ जाते हैं तो क्या फ़र्दर उनकी ट्रेनिंग की जाती है या नहीं, ताकि अगर उनकी फ़र्दर ट्रेनिंग की जाएगी तो वो अपने काम से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं उनसे को फॉलो करेंगे और अपने काम अप्लाई कर रहे होंगे। अगर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की जा रही तो उनका जो काम का लेवल है वो यानी कि आउटडेट होता जाएगा। हम उनका चेक कर सकते हैं कि उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नॉलेज है, क्योंकि वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं तो आईएफआरएस के नॉलेज बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो चौथा पॉइंट सेम ही है जो कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस में डिस्कस किया, वही प्रोफेशनल मेंबरशिप का। अच्छा, तीसरे ये नंबर पे हम ये चेक कर सकते हैं कि वो काम किस तरह से करते हैं, क्या उनकी कोई एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच है। सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच का मतलब ये है कि जो वो काम करते हों वो प्रॉपरली पहले प्लान करते हों, फिर वो परफॉर्म करते हों, उनके काम को कोई एक सुपरवाइज़ करने वाला हो, सुपरवाइज करने के बाद जो कंक्लूजन्स हों वो रिपोर्ट करते हों, और अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होती हैं तो वो प्रॉपरली रिकनसाइल की जाती हों, उनको रिजॉल्व किया। तो ये ना हो कि अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई है तो वो वैसे ही रहे, एरर को रिजॉल्व किया जाता हो। तो इन 3 पॉइंट्स की बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम डिसाइड कर लिया कि हमने डिपार्टमेंट के काम पे रिलाई करना है, तो अब हम उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर काफ़ी सारे एरिया पे काम किया होगा, तो हम उनमें से किस किस एरिया का वर्क हम एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ करें, तो वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 2 में जब हम ये डिसाइड कर रहे होंगे कि हम किन एरियाज़ पे रिलाई करें, तो उसमें हमें ये 4 फैक्टर देखने होंगे। उसमें सबसे पहला फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी एंड जजमेंट। अगर कोई एक ऐसा एरिया जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी एंड जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम उस पर ख़ुद काम करेंगे, ना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटिजेंसी कमिटमेंट पे हमें कोई काम फॉर्म करना है, तो कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट में एंटिटी की के एस्टीमेट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर कोई कुछ लीगल केसेस से रिलेटेड कंटिजेंट लायबिलिटी की अमाउंट आ रही है, तो हम उसमें लॉयर को कंफर्मेशन भेजते हैं। तो अब हम नहीं जानते कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने कितना काम किया हुआ, उन्होंने कितने लॉयर्स को कंफर्मेशन भेजी। तो इस पे हम खुद काम करेंगे, ना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे रिलाई कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें एक एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम लोगों ने कितना एसेस किया है उस एरिया के ऊपर। अगर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, तो इसे एक्सटर्नल ऑडिटर खुद काम करेगा, ना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे रिलाई कर रहा होगा। जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, उसमें जो मेन फिगर आ रही होती है रेवेन्यू की, उस पर मोस्टली एक्सटर्नल ऑडिटर खुद काम करेगा, ना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे रिलाई कर रहा होगा। फिर जिस एरिया पे हम रिलाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव 1 के ही 2 पॉइंट यहाँ पे आ गए। फिर ऑब्जेक्टिव 3, जब एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे रिलाई करेगा और किन किन एरियाज पे रिलाई करेगा, अब हमने आंखें बंद करके वही काम नहीं कर लेना, बल्कि उसके काम को पहले रिव्यू करना पड़ेगा। तो वी शैल इवेलुएट द एडिकेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसमें हम सिस्टमेटिक डिसीजन अप्रोच के पॉइंट्स ही दे रहे होंगे कि उसका काम प्रॉपर्ली प्लान्ड हो, परफॉर्म हो, सुपरवाइज किया जाए, रिव्यूड हो और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट हो जो काम उसने परफॉर्म किया है। ये हमें पूरा उनके वर्किंग पेपर से अंदाज़ा हो रहा होगा। जो पेपर्स वो हमें देंगे उसमें प्रॉपर्ली जो उन्होंने काम किया उसका वर्क डन आ रहा होगा। हर जो वर्किंग पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर हम इससे वर्क डन और ऑब्जेक्टिव को आपस में लिंक करते हैं कि क्या जो ऑब्जेक्टिव है वो वर्क डन के थ्रू प्रॉपर्ली अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर कुछ सपोर्ट्स आ रही होंगी, हमें सपोर्ट्स को चेक करना पड़ेगा क्या ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ऐसे एरिया पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कुछ एक्सपेंसेस के एरिया पे रिलाई कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 1000 एक्सपेंसेस हुए हैं और इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने खाली 5 सैम्पल्स पे काम किया हुआ है, तो ये बज़ाहिर यानी कि सफिशेंट नहीं लग रहा, ये सैम्पल सफिशेंट नहीं लग रहा, तो हम यानी कि इस एरिया पे ये रिलाई नहीं कर सकते। फिर हमने ये चेक करना है कि जो एविडेंस उन्होंने लिया क्या वो अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल अगर वो रेंट एक्सपेंस पे काम उन्होंने किया हुआ है और रेंट एक्सपेंस में मंथली रेंट की फ़िगर उन्होंने किसी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट से उन्होंने रिकनसाइल की है, तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, बल्कि ओरिजिनल एग्रीमेंट थ्रू अगर उन्होंने उस अमाउंट को वेरीफाई किया तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने जो वर्क डन किया, वर्क डन करने के नतीजे में उन्होंने जो एविडेंस ऑब्टेन किया उसकी बेसिस पे जो उन्होंने कंक्लूजन ड्राफ्ट किया हुआ है क्या वो कंसिस्टेंट है। अगर सफिशेंट जो एविडेंस है वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट है और उन्होंने कंक्लूजन में लिखा कि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं, तो ये कंसिस्टेंट कंक्लूजन नहीं होगा। अच्छा, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि ड्यूरिंग द वर्क परफॉर्म अगर कोई एक्सेप्शंस आ रही हैं क्या वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो गई हैं। अगर ये 4 चीज़ें हो गई हैं तो यानी कि उन्होंने जो काम परफॉर्म किया वो एडिकेट है और हम इसको इंटरनल ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद हमने किस एक्सटेंट पे क्यों यानी कि किन किन एरियाज़ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ करना है, तो वो हम कम्युनिकेट करते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस को, ताकि उनको भी हमारी एक ऑडिट अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। फर्दर अगर हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ कर लिया तो और सब्सिक्वेंट कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला काम तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने किया। जो ऑडिटर का ओपिनियन होगा उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी।